Good morning, students. I hope you all are doing great. I am Monica L. Awat. Welcome to my channel Level Up Psychology. Today we will do the last topic of first chapter, which is variations in psychological attributes, and हमारा जो topic है वो है creativity and intelligence. Okay. Creativity and intelligence. अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर जस्ट एक चीज़ आई वुड लाइक टू से, लास्ट क्लास में जो हमने टॉपिक किया था क्रिएटिविटी, उसमें एग्जिबिटेड की स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी मुझसे. ठीक है, अर्लियर आई wrote correctly, but after that I just removed it and I spelled it incorrectly. तो एग्जिबिट की स्पेलिंग आई नो कि आप लोगों को आती ही होगी वैसे तो. दिस इज़ द स्पेलिंग ऑफ एग्जिबिट. गलती से मैंने, कई बार होता है आप पेपर पे लिखने की आदत होती है, व्हेन यू राइट इट ऑन द बोर्ड तो थोड़ा सा मिसप्लेस हो जाती हैं चीज़ें. मैंने ये लिख दी थी विच इज़ रॉन्ग, दिस इज़ राइट. ओके, सो अगर इस टाइप की छोटी मोटी अगर एरर्स, ह्यूमन एरर्स टाइप की चीज़ें आपको अगर कभी दिख जाएं वीडियोस में, तो प्लीज़ उनको खुद से करेक्ट कर लें. एंड सॉरी फॉर दिस मिस्टेक. सो लेट्स कम बैक टू द टॉपिक ऑफ टुडे, विच इज़ क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस. ओके, अब क्या होता है, हमने देखा पिछले टॉपिक में जो क्रिएटिविटी की, जिसमें हमने अंडरस्टैंडिंग ली कि हर कोई क्रिएटिविटी में एक दूसरे से अलग है. ठीक है, अगर तो आपका फील्ड अलग है तब तो चलो एक डिफरेंट चीज़ है, लेकिन एक फील्ड में भी आपने देखा है किसी की क्रिएटिविटी ज़्यादा है, किसी की कम है. ठीक, या फिर जैसे अगर एक्सक्यूज़ मी, या अगर सेम क्लास में आप हैं, जैसे कि अगर आप लोगों का सिमिलर सा इंटेलिजेंस है, अगर आप एक क्लास में हैं, तो आपने देखा होगा कि कोई एक स्टूडेंट ऐसा होता है जो कि जो टीचर ने समझाया एज इट इज़ उसको बहुत अच्छे से समझ लेता है, एंड उसको बिल्कुल वैसे ही याद करता है, उसको वैसे ही डिलीवर करता है एग्ज़ाम में, और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी अच्छा होता है. ऑल दोज थिंग्स कि जिस टाइप की चीज़ें उसे दी जाती हैं उसमें वो एक्सीलेंट परफॉर्म करता है. ठीक है, वहीं लेकिन वो स्टूडेंट हो सकता है कभी भी अपनी तरफ से कुछ उसमें ऐड ऑन या क्रिएटिवली कुछ ना करे. ठीक है, लेकिन वहीं ऐसा एक स्टूडेंट हो सकता है कि जिसको जो स्टडीज़ में या एकेडमिकली हो सकता है एवरेज हो, लेकिन हमेशा वो कुछ ना कुछ नए आइडियाज़ लेके आए. ठीक है, मे बी घर पे कुछ नए आइडियाज़ बताए, टीचर्स को कुछ नए आइडियाज़ बताए. राइट, तो इस टाइप के स्टूडेंट्स आप, या इनमें से हो सकता है आप कोई एक हों इस टाइप के, या आपके आसपास एग्जांपल्स हों, तो आप देख सकते हैं कि कोई स्टूडेंट आइडेंटिफाई हो जाते हैं एज अ क्रिएटिव स्टूडेंट उनकी एक्शंस की वजह से, एंड कोई होते हैं कि हाँ दे परफॉर्म वेल, बहुत अच्छा कर रहे हैं हर किसी चीज़ में, लेकिन कहीं पे कुछ क्रिएटिवली कुछ नया या यूनिक नहीं है. राइट, तो ये चीज़ होती है कि दिस शोज़ कि डिफरेंसेस हैं लोगों की क्रिएटिविटी में, है ना. तो इसी चीज़ को साइंटिस्ट ने, साइकोलॉजिस्ट ने स्टडी किया कि भाई ये डिफरेंसेस आखिर होते क्यों हैं. ठीक है, तो उनको लगा मे बी इंटेलिजेंस का कोई रोल हो. राइट, कि हो सकता है किसी के इंटेलिजेंस की वजह से उसकी क्रिएटिविटी पे असर पड़ रहा हो. तो वही चीज़ की वजह से ये हमारा आज का टॉपिक बना है, क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस. इसमें हम जानेंगे कि क्या सही में कोई रिलेशन है इंटेलिजेंस का क्रिएटिविटी के साथ. ठीक है, तो आगे बढ़ते हुए, वाई वेरिएशंस इन क्रिएटिविटी, टू ये हम पता लगाएंगे बाय नोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस. ठीक है, अब लुइस टर्मन, इनका एग्जाम्पल हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जिसमें कि इंटेलिजेंस को ऑक्यूपेशनल सक्सेस के साथ रिलेशन में हमने देखा था इसी चैप्टर में. तो इन्होंने स्टूडेंट्स के ऊपर स्टडी की थी बेसिकली, जो हाई मतलब आईक्यू वाले स्टूडेंट्स होते हैं. राइट, अगर आपको याद हो, ये हमने जब अपने आईक्यू वाला टॉपिक किया था
तब उसमें ये चीज़ की थी, है ना। तो अब इन्होंने एक और क्या बात कही थी, इन 1920 अपनी स्टडीज़ के थ्रू ही इन्होंने काफ़ी रिसर्च वर्क किया, स्टडीज़ कंडक्ट की, एंड देन इन्होंने क्या फाइंड आउट किया कि ज़रूरी नहीं है कि किसी का हाई IQ हो तो उसकी क्रिएटिविटी भी हाई हो, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें आपका लुइस टर्मन ने क्या कंट्रीब्यूशन किया 1920। अगेन आई विल राइट इन द फॉर्म ऑफ पॉइंटर्स, आप उसको कंप्लीट लैंग्वेज में कन्वर्ट करके आपने लिख सकते हैं, बट फॉर अंडरस्टैंडिंग आई विल राइट इन द फॉर्म ऑफ पॉइंटर्स एंड आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग, ओके। सो लुइस टर्मन ने क्या बोला कि हो सकता है किसी का IQ हाई हो, ठीक है, हाई IQ, बट इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी क्रिएटिविटी भी हाई होगी, ठीक है। तो हाई क्रिएटिविटी होना, दिस इज नॉट नेसेसरी, ठीक है, ये कोई जरूरी नहीं है। और ये इन्होंने ऐसे ही नहीं बोला, इन्होंने बहुत सारे स्टूडेंट्स की स्टडी की, जैसे कि मैंने आपको बैकग्राउंड दे दिया है। अगर आपको याद नहीं हो तो आप एक बारी दोबारा से चले जाना IQ वाले टॉपिक्स पे, तो वहाँ पे लुइस टर्मन के बारे में हमने पढ़ा था, जिन्होंने कि हाई IQ वाले गिफ्टेड स्टूडेंट्स के बारे में, इन्होंने चिल्ड्रन के बारे में स्टडी किया था काफ़ी। तो उन्हीं की रिसर्च के कंक्लूजन्स के आधार पर इन्होंने ये चीज़ बोली थी कि अगर किसी का हाई IQ है तो ज़रूरी नहीं है कि उसकी क्रिएटिविटी भी हाई होगी, ठीक है। वहीं अगर ऐसा है कि किसी का हाई IQ नहीं है, नॉट हाई IQ, ठीक है, अगर किसी का IQ हाई नहीं है तो भी ये ज़रूरी नहीं कि उसकी क्रिएटिविटी लो होगी, ठीक है। सो कैन हैव क्रिएटिव आइडियाज़, ठीक, इसमें भी क्या है, अगर किसी का लो IQ हाई नहीं है तो भी इसका क्या हो सकता है, कैन हैव क्रिएटिव आइडियाज, ओके। तो देखा जाए तो इसमें IQ से रिलेटेड उतना कुछ असर पड़ नहीं रहा है क्रिएटिविटी पे, है ना, कि ये बोल रहे हैं कि अगर किसी का IQ बहुत ज़्यादा है तो हम ये नहीं कह सकते कि उसकी क्रिएटिविटी भी ज़्यादा होगी, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। और अगर किसी का IQ कम है तो भी ऐसा नहीं है कि उसकी क्रिएटिविटी ही नहीं होगी, उसके अंदर हो सकते हैं क्रिएटिव आइडियाज़ हो मे बी, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट टर्मन सेड। एंड और इन्होंने क्या बोला कि दूसरे भी रिसर्चर्स आए और उन्होंने बोला कि अगर कोई गिफ्टेड चाइल्ड है, ठीक है, और उनकी अडल्ट लाइफ तक अगर वो उनको थ्रू आउट उन्होंने स्टडीज़ की कुछ गिफ्टेड चिल्ड्रन की, तो उन्होंने पाया कि ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने अपने थ्रू आउट द लाइफ उन्होंने अपने फील्ड में कुछ क्रिएटिविटी शो की हो। हालांकि दे मे बी सक्सेसफुल इन देयर करियर्स बिकॉज ऑफ देयर कॉन्ट्रीब्यूशन या देयर शार्प माइंड, है ना, परफॉर्मेंस वाइज दे मे एक्सेल एंड दे मे बी सक्सेसफुल, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कुछ नयापन या कुछ यूनिकनेस उन्होंने उसमें ऐड की हो। तो रिसर्चर्स ने ऐसे बहुत सारे गिफ्टेड चिल्ड्रन को भी स्टडी किया टर्मन के अलावा भी, कि जिनकी थ्रू आउट द लाइफ उन्होंने स्टडी किया कि उन्होंने कैसे कैसे अपनी अडल्ट लाइफ तक जो है अपने फील्ड में प्रोग्रेस की है। तो उन्होंने पाया कि ऐसे बहुत सारे गिफ्टेड स्टूडेंट्स हैं जो कि बड़े होने तक या थ्रू आउट द लाइफ उन्होंने कभी कोई क्रिएटिविटी खास शो नहीं की हो, ठीक है। तो इसलिए ये कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा अगर मतलब IQ वाला है, गिफ्टेड है, तो वो बहुत क्रिएटिव भी होगा, ठीक है। वैसे ही इन्होंने बोला कि अगर किसी की क्रिएटिविटी हाई है या किसी की क्रिएटिविटी लो है, ठीक है, तो दैट पर्सन कैन बी इंटेलिजेंट, दैट पर्सन कैन बी एवरेज, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जैसे कि हम अगर पहले हमने IQ को बेस लेके चले एंड क्रिएटिविटी के बारे में बात की, ठीक है, कि अगर हाई IQ है तो ज़रूरी नहीं है क्रिएटिविटी कम होगी, ठीक, ज़्यादा होगी, सॉरी, और अगर लो IQ है तो ज़रूरी नहीं कि क्रिएटिविटी उसमें नहीं होगी। उसी तरीके से अगर हम
क्रिएटिविटी को बेस लेके चलें, ठीक है, पहले क्रिएटिविटी को नोटिस करें। तो अगर किसी की क्रिएटिविटी हाई है तो या फिर लो है, यू कैन से लो एंड हाई बोथ यू कैन कंसीडर। तो अगर हम ये सोचें, किसी को हम पहले क्रिएटिविटी की नज़र से देखें कि इसकी क्रिएटिविटी हाई है या इसकी क्रिएटिविटी लो है, एंड देन उसके इंटेलिजेंस के बारे में सोचें कि इसका आईक्यू लेवल कैसा होगा, तो इसमें भी कोई ज़रूरी नहीं है कि हम कंक्लूजन निकाल पाएँ कि लो क्रिएटिविटी है तो हाई आईक्यू होगा, हाई क्रिएटिविटी है तो लो आईक्यू होगा, ठीक है। तो बोथ द केस में जो पर्सन है, जो चाइल्ड है, वो इंटेलिजेंट भी हो सकता है, हाईली इंटेलिजेंट भी हो सकता है, एवरेज भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन एक एवरेज लेवल तक का तो होना ही चाहिए जो एक क्रिएटिव पर्सन होता है, वो हम अभी आगे देखेंगे, ठीक है। तो अगर किसी की क्रिएटिविटी कम है या ज़्यादा है तो दैट पर्सन कैन बी हाईली इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट या फिर एवरेज, ठीक है। दैट चाइल्ड कैन बी एनी वन ऑफ दीज, लेकिन कुछ कंफर्मेशन नहीं दे सकते जस्ट बाय लुकिंग एट द क्रिएटिविटी, ठीक। तो अब कुछ लोग ऐसे हो, इसका मतलब क्या है कि सेम पर्सन अगर तो ये आपका बन रहा है इंटेलिजेंट हाई इंटेलिजेंट वाला कॉम्बिनेशन बन रहा है और क्रिएटिविटी वाला भी कॉम्बिनेशन बन रहा है, अगर ये एंड ये दोनों चीज़ें इन्वॉल्व हैं तो हम कह सकते हैं कि वो स्टूडेंट या वो चाइल्ड या वो पर्सन इंटेलिजेंट भी है एंड क्रिएटिव भी है, ठीक है। तो दोनों ही चीज़ें एक सेम पर्सन के अंदर भी हो सकती हैं। और लेकिन कन्वेंशनली ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर इंटेलिजेंट है तो वो क्रिएटिव हो ही हो, ठीक है। देयरफॉर इंटेलिजेंस बाय इटसेल्फ डजंट एंश्योर क्रिएटिविटी, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ अभी तक क्लियर हो गई है कि कुछ ऐसा श्योरिटी नहीं है कि क्रिएटिविटी अगर ज़्यादा है तो इंटेलिजेंस ज़्यादा होगी या वाइस वर्सा। तो ये हम इसमें एक इतना ज़्यादा शार्प कंक्लूजन नहीं निकाल सकते कि इनके बीच में इतना शार्प रिलेशन है कि जैसी क्रिएटिविटी होगी वैसे ही इंटेलिजेंस होगी, ठीक है। हालांकि देयर में बी अ केस, ये ऐसा कॉम्बिनेशन हो भी सकता है कि कोई बहुत हाईली इंटेलिजेंट है एंड हाईली क्रिएटिव भी है, देयर कुड बी अ प्रोबेबिलिटी, ठीक है, वो चीज़ उसमें आएगी प्रोबेबिलिटी के केस में। तो अब इसका रिलेशन क्या हुआ, फिर एग्जैक्ट रिलेशनशिप फिर उन्होंने समझने की कोशिश की। ये तो उन्होंने स्टडी की स्टूडेंट्स की, चिल्ड्रन की, एंड उन्होंने ये कंक्लूजन्स अपने बताए। टर्मैन ने एंड बाकी रिसर्चर्स ने भी ये कंक्लूजन बताए कि भाई ऐसे ऐसे कंक्लूजन आए हैं कि हमने देखा है कि कौन से स्टूडेंट किस टाइप से हैं। तो फिर अब उन्होंने रिलेशनशिप इसमें बताई, कंक्लूड की कि क्या होगी। तो इन्होंने बोला कि भाई एक एवरेज लेवल की अंडरस्टैंडिंग या इंटेलिजेंस होनी तो ज़रूरी है क्रिएटिविटी के लिए। और वो क्यों? सपोज करो अगर कोई है राइटर, तो उसे अगर अपने फील्ड में क्रिएटिव होना है तो ऑफकोर्स उसको लैंग्वेज की, वर्ड्स की, इन सब की नॉलेज होना ज़रूरी है ना। एंड उसके लिए थोड़ा बहुत नहीं, एटलीस्ट एवरेज लेवल का इंटेलिजेंट होना ज़रूरी है, राइट। अगर उनको नॉलेज ही नहीं होगी शब्दों की, शब्दों के प्रयोग की, उनके मतलब की, कैसे उनको डिफरेंट तरीके से यूज़ किया जा सकता है, तो फिर देन क्रिएटिविटी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से अगर कोई आर्टिस्ट है, ड्राइंग करते हैं, पेंटिंग करते हैं, तो उनको एक लेवल का उसमें इंटेलिजेंस होना ज़रूरी है, क्योंकि उनको पता चलना चाहिए कैसी अगर मैं पेंटिंग करूँगा तो उसका जो इफ़ेक्ट आएगा वो कैसा आएगा, राइट। ऐसे ही अगर कोई साइंटिस्ट है, ठीक है, स्टडी कोई साइंस के फील्ड में अगर है, तो उनको भी एवरेज लेवल का एटलीस्ट इंटेलिजेंस होना पड़ेगा कि एटलीस्ट उनको रीजनिंग करनी आए, ठीक है, क्वेश्चन पुट करना आए कि व्हाई इज समथिंग लाइक दैट, तभी तो वो उसमें आगे फर्दर अपनी रिसर्च को कैरी ऑन कर पाएंगे एंड उसका आंसर ढूंढ पाएंगे, राइट। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि मिनिमम एबिलिटी, ऑल क्रिएटिव एक्ट्स रिक्वायर मिनिमम एबिलिटी to acquire knowledge and capacity to comprehend, retain and retrieve,
ठीक है, मतलब एटलीस्ट हमारे अंदर इतनी तो मिनिमम एबिलिटी होनी चाहिए कि हम चीज़ों को जो है कुछ नॉलेज, अपने फील्ड से रिलेटेड नॉलेज हम एक्वायर कर सकें, उसे हम समझ सकें, उसको हम रिट्रीव कर सकें एंड उसको रिटेन कर सकें, ठीक है। सो दैट मच थिंग शुड बी देयर, इतनी इंटेलिजेंस हमें चाहिए है। ओके, सो मे बी वी कैन राइट डाउन दिस रिलेशनशिप। अब हमारा टॉपिक आ गया है इसका, ठीक है। क्या है? ऑल क्रिएटिव एक्ट्स रिक्वायर व्हाट? सम मिनिमम एबिलिटी, ठीक है, कुछ तो क्राइटेरिया है। सम मिनिमम एबिलिटी फॉर व्हाट? किस पर्पस के लिए हमें एबिलिटी चाहिए? एबिलिटी मतलब कैपेबिलिटी या फिर इंटेलिजेंस, आप कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। किस चीज़ के लिए चाहिए हमें वो? ताकि हम नॉलेज को एक्वायर कर सकें, अपने फील्ड से रिलेटेड नॉलेज को, उसको समझ सकें, उसको आगे मॉडिफाई कर सकें, उसको अपने दिमाग में रिटेन कर सकें, राइट। तभी हम क्रिएटिव होंगे ना किसी फील्ड में, अगर हमें उससे रिलेटेड इतना कुछ थोड़ा बहुत कैपेबिलिटी होगी हमारे अंदर तो। इसीलिए ऑल क्रिएटिव एक्ट्स रिक्वायर सम मिनिमम एबिलिटी टू एक्वायर नॉलेज and capacity to comprehend, retain and retrieve. ओके, आई होप ये क्लियर है आपको। एंड इसके एग्जाम्पल आप राइटर का, आर्टिस्ट का दे सकते हैं, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि कोई या साइंटिस्ट का, कि उनको कैसे कैसे जो है अपने फील्ड के लिए क्रिएटिव होने के लिए थोड़ा बहुत इंटेलिजेंट होना ज़रूरी है। जैसे राइटर को वर्ड्स की नॉलेज, साइंटिस्ट को क्वेश्चनिंग की, रीजनिंग करने की इंटेलिजेंस होनी चाहिए, एक आर्टिस्ट को पेंटिंग से रिलेटेड नॉलेज होनी चाहिए कि कैसे क्या इफेक्ट आते हैं। ओके, तो एक तो ये चीज़ हो गई रिलेशनशिप में इसके। एंड देन क्या हुआ कि अब इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि इसका मतलब थोड़ी बहुत इंटेलिजेंस तो चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं चाहिए। अगर तो होता बिल्कुल ही नहीं चाहिए तब हम कह सकते थे कि क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस में कोई भी रिलेशन नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक एवरेज लेवल की मिनिमम कुछ हमें चाहिए है इंटेलिजेंस टू बी क्रिएटिव इन आवर ओन फील्ड। तो इसका मतलब इनके बीच की जो रिलेशनशिप है वो क्या है? पॉजिटिव है, ठीक है। हालांकि कम है, कम लेवल तक है, बट पॉजिटिव है, ठीक। तो पहला एस्पेक्ट तो क्या हो गया, अगर रिलेशनशिप का हम कंक्लूजन निकालें तो फर्स्ट थिंग इज कि इन दोनों के बीच जो रिलेशनशिप है वो पॉजिटिव है, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस इज पॉजिटिव I think I need to replace my pens, बहुत खत्म हो गए सारे। रिलेशनशिप बिटवीन क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस इज पॉजिटिव, ठीक है। अब लेकिन एक और चीज हमने देखी, पॉजिटिव तो है क्योंकि थोड़ी बहुत हमें इंटेलिजेंस की जरूरत है क्रिएटिव होने के लिए, लेकिन क्या बहुत ज्यादा जरूरत हमें इंटेलिजेंट होने की अगर हमें क्रिएटिव होना है तो? नो, ठीक है। तो यानी कि दूसरा पॉइंट क्या बना कि एक लेवल तक, है ना,
तब से हम यही बात कर रहे हैं ना कि एक लेवल तक हमें ज़रूरत है इंटेलिजेंट होने की। तो नेक्स्ट पॉइंट इज अ सर्टेन लेवल ऑफ इंटेलिजेंस इज रिक्वायर्ड, बट बियॉन्ड दैट इंटेलिजेंस डज नॉट कोरिलेट वेल विद क्रिएटिविटी। ठीक है, तो सेकेंड वन विल बी अ सर्टेन लेवल ऑफ इंटेलिजेंस इज रिक्वायर्ड, certain level of intelligence is required, but beyond that सॉरी आज थोड़ा सा सही नहीं लिखा गया। बियॉन्ड दैट, what happens beyond that? It is intelligence does not correlate with your creativity. Beyond that, intelligence does not correlate with creativity. Okay, I will adjust the screen अगर इसमें कोई नीचे का नहीं दिखेगा तो, बट अभी आई होप ये समझ आना ज़रूरी है यहाँ पे कि कैसे हमने इसमें कौन से दो पॉइंट हैं, दोनों ही पॉइंट बहुत मेन हैं। ओके, और इसी तरीके से लिखना होता है हमें। वाई, इसका रीज़न मैं आपको ये बता देती हूँ। अगर तो आपने अभी तक कोई प्रोजेक्ट किया है या प्रैक्टिकल्स किए हैं तो आपको शायद आइडिया होगा कि कैसे हम हाइपोथेसिस लिखते हैं एंड कैसे फिर उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, कैसे फिर कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये बेसिकली दो कंक्लूजन हैं आपके इस चीज़ के, इनकी रिलेशनशिप के। ठीक है, कैसे हम रिजल्ट अपना लिखते हैं, कैसे कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। तो अगर हमने सपोज हाइपोथेसिस इसमें रिसर्चर्स ने जिन्होंने इनकी स्टडी की है, उन्होंने हाइपोथेसिस इस टाइप से लिए होंगे ना कि रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करनी है उनको क्रिएटिविटी एंड एक्सपेरिमेंट होगा उनका क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस के बीच, उनको रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करनी है। तो मे बी उन्होंने हाइपोथेसिस लिए होंगे कि हायर द क्रिएटिविटी हायर विल बी द इंटेलिजेंस, या हायर द इंटेलिजेंस हायर द क्रिएटिविटी, या लोअर द इंटेलिजेंस लोअर द क्रिएटिविटी। ऐसे करके जितने भी उन्होंने कुछ हाइपोथेसिस लिए होंगे वो होगा। फिर उन्होंने स्टडी की होगी, देन उन्होंने रिजल्ट बताए होंगे कि भाई ये रिजल्ट आए हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे बता दिया कि उनके रिजल्ट के अनुसार ऐसे ऐसे रिजल्ट निकले कि किसी की क्रिएटिविटी हाई है, लो है, लेकिन हो सकता है वो इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंट नहीं है, एवरेज है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये इस टाइप के इनके रिजल्ट्स थे। फिर इन्होंने अपना जो है कंक्लूजन निकाला एंड कंक्लूजन में जो है रिलेशनशिप इन्होंने बताया, जो कि मेन एम था एक्सपेरिमेंट का या स्टडी का, रिसर्च का। ठीक है, कि मेन एम क्या था, इनके बीच की रिलेशनशिप को बताना। ठीक है, इनका कोरिलेशन बताना, कितने कोरिलेटेड हैं। तो जब भी हम कोई भी अपना एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें हमने जो भी हमारी स्टडी आई होती है उसमें प्रॉपर तरीके से हमें लिखना होता है कि अगर कोरिलेटेड हैं तो कितना कोरिलेटेड है, कितना परसेंट तक कोरिलेटेड है, या उसके बाद डेविएट कर रहे हैं, वेरिएशंस आ रहा है। तो ये सब चीज़ें हमें प्रॉपरली लिखनी आनी चाहिए। ठीक है, तो आई होप कि ये आपको पहले से पता हो, बट अगर नहीं पता है तो आप इस चीज़ को अभी समझ सकते हैं जो मैंने आपको बताई बात। ठीक, तो इसीलिए हम यहाँ पे इतना भी लिख सकते थे पहली ही लाइन में कि रिलेशनशिप बिटवीन क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस इज पॉजिटिव टू सम एक्सटेंट, राइट, इन अ नॉर्मल लैंग्वेज। ठीक है, लेकिन हमें साइंटिफिकली यहाँ लिखना है, ये एक तरीके से आपका रिसर्च टाइप की चीज़ की तरह आपको यहाँ पे लिखना है। तो उसमें आपको ये दो डिफरेंट पॉइंट ही बनाने पड़ेंगे कि पहले तो आपने रिलेशनशिप बता दिया कि इनके बीच में पॉजिटिव है, देन आप बताएंगे कि इनका जो कोरिलेशन है वो एक लेवल तक है, बट बियॉन्ड दैट दे डू नॉट कोरिलेट। ठीक है, अगेन आई एम एम्फसाइजिंग कि ये दो पॉइंट्स अलग ही होने चाहिए। ठीक है, आप आगे आगे एक्सपेरिमेंट्स या जो भी करेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। दिस इज काइंड हाउ यू रिप्रेजेंट योर research results. Okay, so
आई होप समझ तो आई गया ये, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट इसमें है हमारा टेस्टिंग का, कि क्रिएटिविटी के टेस्ट कैसे होते हैं और इंटेलिजेंस के टेस्ट कैसे होते हैं, उनके बेसिस पे भी हम इन दोनों का डिफरेंस समझ सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट छोटा सा वो रहेगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं थोड़ा स्क्रीन एडजस्ट कर देती हूँ अगर नहीं है तो। ओके, ये जो आपका क्लास 12th है ये थोड़ा इसमें हट जाएगा, बाकी मैं पूरा ले देती हूँ इसमें। ओके, इट्स कंप्लीट नाउ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, सो आई थिंक इट माइट बी डन। ओके, सो आई होप आपको इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी का रिलेशनशिप तो समझ आ गया है, ठीक है। अब हम बात करेंगे इंटेलिजेंस टेस्ट और आपके क्रिएटिविटी के टेस्ट के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं और ये क्या होते हैं। इंटेलिजेंस टेस्ट हम सब पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, राइट। इंटेलिजेंस टेस्ट हमने कैसे पढ़े थे, कैसे होते हैं, वर्बल होते हैं, नॉन वर्बल होते हैं, परफॉर्मेंस होते हैं, राइट। इस टाइप के टेस्ट होते हैं। उसमें आपको कोई क्वेश्चनेयर दिया जा सकता है, मल्टीपल टाइप चॉइस टाइप क्वेश्चंस हो सकते हैं, या फिर कोई एक्टिविटी दी जा सकती है जो आपको परफॉर्म करनी हो, है ना। लॉजिकल रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं जिसमें कि आपको कोई पैटर्न अगर मिसिंग है तो वो फिल करना हो। तो इस टाइप से आपकी इंटेलिजेंस को नॉर्मली टेस्ट किया जाता है। लेकिन अगर किसी की क्रिएटिविटी टेस्ट करनी हो तो फिर हम क्या करेंगे। फिर क्रिएटिविटी के लिए कुछ ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड टेस्ट नहीं होते। क्रिएटिविटी के लिए ऐसे होंगे कि आपको कोई एक स्टिमुलस दे दिया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ वर्ड, टॉपिक, सेंटेंस या कोई हाफ स्टोरी, ठीक है। और आपको बोला जाएगा कि इसे आगे बिल्ड करो। वो आपकी क्रिएटिविटी देखेंगे कि आप कहाँ तक जा सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको ये सब जितने भी बच्चे आपकी क्लास में अभी बैठे हैं, ठीक है, मैं अगर बोल दूं ये व्हाइट बोर्ड, दिस इज द टॉपिक, ठीक है, आपको इसके ऊपर लिखना है, ओके। तो हर बच्चा अलग लिखेगा, है ना। हर किसी की अलग अपनी अंडरस्टैंडिंग होगी, वो इस व्हाइट बोर्ड को किस नज़रिए से देखते हैं, उनके लिए क्या अहमियत है लाइफ में, वॉट एवर, वो जो भी इसके बारे में सोचते हैं वो लिख सकते हैं, है ना। तो इस टाइप से फिर देखा जाएगा किसने क्या लिखा है, कौन कितना क्रिएटिवली, कितना डिफरेंटली सोच पाया है, ठीक है। वरना तो देखा जाए तो कोई ये भी सिर्फ इतना बोल देगा बस इसके ऊपर लिखने के काम आता है, दैट्स इट। लेकिन हो सकता है किसी के अंदर इतनी क्रिएटिविटी हो, इसको बहुत एकदम आउट ऑफ द बॉक्स सोच के व्हाइट बोर्ड को कुछ लिख दे, है ना। तो इस टाइप से चीज़ें होती हैं। आपके बहुत सारे ऐसे टेस्ट होते हैं जो हम इस चीज़ से रिलेटेड होते हैं। जैसे अगर मैं आपको एक छोटा सा अगर कुछ और इमेज आपको दे दूं, सपोज अगर मैं ऐसे बोलूं कि आप या साउंड से रिलेटेड स्टिमुलाई आपको अगर बोलूं कि आपको सुनाई जाए ऐसा कुछ कि आपको सुनाई दे रहा है बहुत तेज़ बारिश हो रही है, एम्बुलेंस की टूं 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 की आवाज़ आ रही है, बच्चों के रोने की आवाज़ आ रही है, तो कुछ पिक्चर बनेगी ना दिमाग में, है ना, कि क्या चल रहा है। एंड देन आई आस्क यू कि बताओ इस पे कुछ 40-50 वर्ड का लिख के दो कि क्या चल रहा है, ये इस साउंड से रिलेटेड आपको क्या समझ आया, है ना। तो इस टाइप, तो उसमें देखा जाता है कि आपका दिमाग कितना क्रिएटिवली सोच पाता है, ठीक, एंड किस डायरेक्शन में सोच पाता है। तो जो इस टाइप के क्रिएटिव टेस्ट रखते हैं फर्म्स या संस्थाएं, वो उनको जैसा चाहिए होता है पर्सन, वो चीज़ देखते हैं कि ये वहाँ तक सोच पाया है कि नहीं, उस टाइप की चीज़ें सोच सकता है कि नहीं, ऑल दैट थिंग। तो आई होप आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ है कि क्रिएटिविटी के टेस्ट कैसे होते हैं। क्रिएटिविटी के टेस्ट, इसका मतलब एक तरीके से ओपन लूप टेस्ट होते हैं। उसमें कुछ भी सही या गलत नहीं होता, आपका कोई भी जवाब, आप उसमें कुछ भी अपनी मर्जी से आप बता सकते हैं। आपको पूरा सोचने की, इमेजिन करने की पूरी फ्रीडम होती है, ठीक। हर किसी का जवाब एक दूसरे से अलग होता है, तो इसमें जाहिर सी बात है कुछ भी राइट या रॉन्ग आंसर नहीं है। और क्वेश्चंस भी आपके ऐसे होते हैं जो कि एक स्टिमुलस की फॉर्म में होंगे कि जो आपको सोचने पे, आपको इमेजिन करने पे मजबूर करेंगे, राइट। ऐसा कोई वर्ड दे देंगे, कोई टॉपिक दे देंगे, कोई साउंड दे देंगे जिसको कि आप
कुछ सोचें उस पे एंड देन आप उसका जवाब दें, लिखें, बोलें, बताएं, जिस भी तरीके से होगा। ठीक, तो ये काफ़ी डिफरेंट है हमारे इंटेलिजेंस टेस्ट से, जो कि इंटेलिजेंस टेस्ट बहुत ही सीधे होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, सबके लिए समान होते हैं टेस्ट। ठीक है, सबके आंसर सही या गलत हो सकते हैं उसमें, है ना। हमारे पास जैसे OMR शीट वगैरह में होते हैं, सबका पता चल जाता है हमें सही किसने किया, गलत किसने किया। तो इंटेलिजेंस टेस्ट में सही या गलत होने की गुंजाइश है, इसमें आपके सिर्फ क्रिएटिव या नॉन क्रिएटिव होने की गुंजाइश है। ठीक है, तो आई होप ये मोटा मोटा डिफरेंस आपको क्लियर हुआ है। एंड अब हम इनके डिफरेंसेस पॉइंट वाइज लिस्ट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अभी जितना भी मैंने बताया है उसी से पॉइंट्स निकल के आएंगे। एंड अगर आपको ये समझ आ गया है तो ये पॉइंटिंग डाउन विल बी वेरी इजी फॉर यू। तो सबसे पहले हम इसमें पहले हेडिंग डाल देती हूँ मैं। इसमें क्या है आपका क्रिएटिव टेस्ट एंड इंटेलिजेंस टेस्ट। ठीक है, क्रिएटिव टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट, इसके थ्रू आपको ना सिर्फ इनका डिफरेंस समझ आएगा बल्कि आपको ये दोनों टेस्ट भी क्लियर, इंटेलिजेंस टेस्ट तो आई नो कि पहले से ही बहुत अच्छे से क्लियर है, ये टेस्ट भी क्लियर हो जाएंगे कि इसमें क्या है। तो इनकेस अगर आपको सिर्फ इसके बारे में पूछा जाए क्रिएटिव टेस्ट क्या होते हैं, कुछ लिखो, तो वो सारे पॉइंट्स आप वहाँ पे लिख सकते हैं। डिफरेंस पूछा जाए तो आप वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, और दोनों को साइड बाय साइड समझेंगे तो और ईजी होगा, है ना। तो क्रिएटिव टेस्ट में एट्रीब्यूट्स क्या होंगे क्रिएटिव टेस्ट के, अभी हमने बात की है एट्रीब्यूट्स के बारे में। मैंने बताया कि सबसे पहले तो यूनिक होना ज़रूरी है, न्यू होना ज़रूरी है। ठीक है, न्यू या यूनिक आइडियाज़ होने चाहिए, इमेजिनेशन होनी चाहिए आपकी, है ना। तो ये इसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं क्रिएटिविटी के। आज तो पेन ही नहीं चल रहे हैं। एट्रीब्यूट्स ऑफ क्रिएटिविटी क्या है आपका, न्यू आइडियाज, न्यू एंड यूनिक आइडियाज आप लिख सकते हैं। इमेजिनेशन, और क्या है, ओरिजिनल होना चाहिए आपका चीज। ठीक है, तो ओरिजिनलिटी भी एक इसमें एट्रीब्यूट बन जाता है। ठीक है, वहीं अगर इंटेलिजेंस की बात करें तो उसमें एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, ये लॉजिकल रीजनिंग, मेमोरी, एक्यूरेसी, स्पीड, परफॉर्मेंस, यही जो हमने अभी तक पढ़ते आए हैं चैप्टर में पूरे। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स ऑफ इंटेलिजेंस। अभी ये खाली क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस की बात हो रही है एट्रीब्यूट्स के केस में, देन हम टेस्ट से रिलेटेड पॉइंट्स करेंगे। ठीक है, तो इसमें जाएगा आपका लॉजिकल रीजनिंग, बहुत सारे हैं इसमें, है ना। तो आपको जो जो समझ आता है, याद आता है, वो लिख लो। लॉजिकल रीजनिंग, मेमोरी, ओके, एक्यूरेसी, या फिर क्लियर थिंकिंग भी बोल सकते हैं, कितना क्लियरली आप सोचते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्रिएटिविटी टेस्ट में हमने एक और चीज पढ़ी थी चैप्टर में थोड़े दिन पहले, अगर आपको याद हो, डाइवर्जेंट थिंकिंग एंड कन्वर्जेंट थिंकिंग, राइट। तो एक सेकंड का पॉज लेके जरा सोचो कि डाइवर्जेंट थिंकिंग किस में है एंड कन्वर्जेंट थिंकिंग किस में है, इन दोनों में। ठीक है, पॉज कर लेना इस वीडियो को यहाँ पे 1-2 सेकंड के लिए एंड सोचना, एंड देन इसको प्ले करना। ओके, सो आई एम टेलिंग यू नाउ कि क्रिएटिव टेस्ट में होगी आपकी डाइवर्जेंट थिंकिंग इन्वॉल्व। क्यों? क्योंकि डाइवर्जेंट थिंकिंग हमने पढ़ा था कैसी होती है, जिसमें कि आप मल्टीपल आइडियाज के बारे में सोचो, है ना। एंड कन्वर्जेंट थिंकिंग कैसी होती है, फोकस्ड थिंकिंग, जो कि आपकी
रिजोल्यूशन या सॉल्यूशन ओरिएंटेड थिंकिंग होती है कि आपको एक चीज़ का शार्प सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, वो फोकस थिंकिंग होती है। एंड डाइवर्जेंट जिसमें कि आप मल्टीपल ऑप्शंस के बारे में सोच सकते हैं, है ना। तो क्रिएटिविटी में आपकी डाइवर्जेंट थिंकिंग इन्वॉल्व होएगी एंड इंटेलिजेंस टेस्ट में आपकी कन्वर्जेंट थिंकिंग, यानी कि जो इंटेलिजेंस टेस्ट होंगे वो आपकी कन्वर्जेंट थिंकिंग को चेक करेंगे, क्रिएटिव टेस्ट होंगे वो आपकी डाइवर्जेंट थिंकिंग को चेक करेंगे, ठीक है। सो यू कैन राइट डाउन इट इन्वॉल्व्स इट मतलब क्रिएटिव टेस्ट, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स divergent thinking, it involves testing of divergent thinking or checking, can say, of divergent thinking, ठीक है। एंड इसमें क्या होगा, कन्वर्जेंट थिंकिंग को चेक करेगा ये, है ना। इंटेलिजेंस टेस्ट इन्वॉल्व्स, इट इन्वॉल्व्स टेस्टिंग ऑफ your convergent thinking, ओके। देन अब क्या आता है, मैंने पहले एक वर्ड बताया था आपको कि क्रिएटिव टेस्ट क्या होते हैं, ओपन एंडेड होते हैं, ठीक है। पूरा आपको कभी भी एक नहीं है कि पूरा क्वेश्चन होगा और उसके आंसर्स होंगे, ऑप्शंस होंगे, आपको एक बताना होगा। वो क्वेश्चंस भी कभी पूरा ऐसा होता ही नहीं है, आपको एक हिंट सा दे देंगे, एक स्टिमुलस दे देंगे वर्ड की, टॉपिक की फॉर्म में कि अब इसके ऊपर आप लिखो, बताओ कुछ भी, ठीक है। तो वो आपको पूरी आज़ादी देते हैं सोचने की। तो दैट्स वाई क्रिएटिव टेस्ट आर ओपन एंडेड, ठीक है। थर्ड पॉइंट आप लिख सकते हैं, क्रिएटिव टेस्ट्स आर ओपन एंडेड, ओके। एंड ओपन एंडेड अगर है तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये इंसान को अलग तरीके से सोचने की आज़ादी देते हैं कि अगर एक प्रॉब्लम है तो उसके मल्टीपल सॉल्यूशंस हो सकते हैं, मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं, ठीक है। ओपन एंडेड का मतलब यही है कि इट परमिट्स द पर्सन टू थिंक डिफरेंट आंसर्स टू द प्रॉब्लम्स और द क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इसी में क्रिएटिव टेस्ट आर ओपन एंडेड, दे परमिट the person to think different answers for the same problem, to think different answers to the problem or question, to the given problem लिख लो ताकि उससे स्पेसिफाई हो जाए कि भाई एक ही प्रॉब्लम के बारे में है, गिवन प्रॉब्लम और क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन क्या ऐसी फ्रीडम हमें इंटेलिजेंस टेस्ट में होती है? बिल्कुल भी नहीं होती है, ठीक है। सो इंटेलिजेंस टेस्ट दे फोकस ऑन द राइट सॉल्यूशन टू द गिवन प्रॉब्लम, ठीक है। ये ओपन एंडेड नहीं होते हैं। सो यू कैन राइट डाउन, दे आर नॉट ओपन एंडेड, not open ended, and what they expect, intelligence test focus on the right solution, दे को आप रिप्लेस कर लेना इंटेलिजेंस टेस्ट से, ठीक है। दे फोकस बार बार ही रिपीटेड अच्छा नहीं लगेगा, पहली लाइन में आप इंटेलिजेंस टेस्ट लिख सकते हैं या बाद में लिख सकते हैं, अच्छा होगा कि पहले ही लिख लें। दे फोकस ऑन राइट सॉल्यूशन टू द गिवन प्रॉब्लम, right solution to the given problem, ठीक है। तो आप देखेंगे यहां पे राइट और रॉन्ग जैसा कुछ नहीं है,
ठीक है, यहाँ पे क्रिएटिविटी है कि आप कितना क्रिएटिवली सोच सकते हो, कितने भी मल्टीपल आंसर आपके पास हो सकते हैं एक चीज को लेके। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे राइट सॉल्यूशन एक्सपेक्टेड है, यहाँ पे राइट एंड रॉन्ग का फंडा है। ठीक है, तो गिवन प्रॉब्लम का यहाँ पे एक ही इसको जवाब चाहिए विच शुड बी राइट, अगर आपको उसमें मार्क्स लेने हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, इसी से रिलेटेड है कि देयर इज फ्रीडम टू यूज वंस इमेजिनेशन एंड एक्सप्रेस इट इन ओरिजिनल वेज। ठीक है, यहाँ पे आपको आज़ादी है अपनी इमेजिनेशन को फ्रीली एक्सप्रेस करने की। ठीक है, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, कि आपसे पूछा कुछ गया है सपोज कि व्हेन वर्ल्ड वॉर 1 हैपेंड एंड आप अपने आप इमेजिन कर लें कि ओके वर्ल्ड वॉर हैपेंड इन 2020 और 2021 समथिंग लाइक दैट, एंड आप लिखने लग जाएं अपनी तरफ से। ठीक है, तो दैट इमेजिनेशन विल नॉट वर्क। ठीक है, मतलब जो चीज़ें हैं इमेजिनेशन वाली वो डिफरेंट होंगी। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको वो इमेजिनेशन नहीं चलेगी। So fourth point will be there is freedom to use one's imagination. There is freedom to use one's imagination and express, अपनी इमेजिनेशन को कैसे भी यूज करो एंड एक्सप्रेस भी करो उसको ओरिजिनल फॉर्म में। यू कैन एक्सप्रेस इट इन ओरिजिनल फॉर्म विदाउट मॉडिफाइंग, शुगर कोटिंग इट, राइट। तभी पता चलेगा कि आप कितने क्रिएटिव हैं। इमेजिनेशन एंड एक्सप्रेस इट इन ओरिजिनल फॉर्म, क्योंकि अगर आपने किसी का सपोज एक्सप्रेस करने का मेथड भी कॉपी किया तो देन द ओरिजिनलिटी विल बी वैनिश्ड। ठीक है, इन ओरिजिनल फॉर्म। ओके, फॉर ओरिजिनल फॉर्म या वेज लिख सकते हो। एंड यहां पे क्या होगा आपका, यहां पे ऐसी कोई आजादी नहीं प्राप्त है। देयर इज लिटिल स्कोप फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ स्पॉन्टेनिटी, ओरिजिनलिटी एंड इमेजिनेशन। लिटिल क्यों बोला है कि हो सकता है कहीं सेंटेंसेस को आप मॉडिफाई करने का आपको थोड़ा बहुत हो, लेकिन आप इंफॉर्मेशन को या फैक्ट्स को, इन चीजों को आप चेंज नहीं कर सकते हैं। मे बी हेयर एंड देयर थोड़ा लैंग्वेज का यूसेज एंड ऑल दैट थिंग, दैट सॉर्ट ऑफ स्कोप इज अवेलेबल, बट नॉट फॉर the particular facts and information. So you can write here कि there is a little scope for the expression of what? Spontaneity, कि एकदम से जो आपके दिमाग में आ रहा है वो, ओरिजिनलिटी एंड इमेजिनेशन। ठीक है, ये हो गया। अब एक और पॉइंट इसमें बनता है, डू नॉट वरी अगर ये फ्रेम में नहीं आएगा तो आई विल अगेन एडजस्ट, आप समझ लो इसको पहले अच्छे से। फिफ्थ पॉइंट, अब अल्टीमेटली आपको क्या लग रहा है कि क्या टेस्टिंग हो रही है इन दोनों ही केस में? इसमें क्या टेस्ट हो रहा है क्रिएटिव टेस्ट में? इसमें टेस्ट हो रहा है आपकी कि अगर आप कैसे चीज़ों में रिलेशन एस्टेब्लिश कर पाते हैं। ठीक है, अगर जैसे कि मैंने आपको वो साउंड वाला एग्जांपल दिया कि अगर आपको ऐसी साउंड सुनने को मिले, टेस्टिंग के आपका टेस्ट लिया जा रहा है, उस साउंड को ऐसी कोई साउंड प्ले हो कि जिसमें बहुत ज़ोर से बारिश होने की, थंडर स्टॉर्म्स हैं, आवाज़ आ रही है, एम्बुलेंस की आवाज़ आ रही है, आपको बच्चों के बड़ों के रोने की चीखने की आवाज़ें आ रही हैं, तो आप कुछ इन सब ऑब्जेक्ट्स के बीच में कुछ रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करेंगे, तभी आगे आप स्टोरी बिल्ड करेंगे या आप बताएंगे कि उसमें क्या चल रहा है इस सीन में, है ना। तो पहली बात आपको क्या होना चाहिए कि रिलेशनशिप बिटवीन अनरिलेटेड थिंग्स। ठीक है, हो सकता है कि कुछ ऐसी भी चीज़ें, कई बारी अगर मैं आपको फॉर एग्जांपल, अब मैं आपको
ये बोल दूं कि ये मेरे पास स्पेक्स है एंड देन मेरे पास ये ईयरपॉड्स हैं, ठीक है, ये ठीक है, ये बिल्कुल भी रिलेटेड चीज़ नहीं है। एक आंख के काम आता है, एक आंखों को एक्चुअली देखने के विच इज अ करेक्शन चीज़ के लिए काम आता है, एंड दिस इज़ नॉट फॉर करेक्शन ऑफ एनीथिंग, दिस इज़ फॉर एन्जॉयमेंट, या फिर हम सुनने के काम आता है हमारे, राइट। तो अब ये बिल्कुल ही अनरिलेटेड सी चीज़ें हैं। अब मैं आपको बोलूँ कि इनके बीच में कोई कुछ लिखो इनके बारे में, ठीक है, तो आपकी इमेजिनेशन, आपको क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन जो होगी वो आपको ले जाएगी उस डायरेक्शन में जहां आप इनका कुछ अपने आप ही अनरिलेटेड सी चीज़ें, लेकिन आप इनका कुछ ना कुछ रिलेशनशिप बता देंगे कि ये ऐसे ऐसे वर्क करता है, वॉट एवर, ठीक है, वो आप करके सोच के देख लेना, ये एग्जाम्पल लेके जो मैंने अभी दिया आपको। तो इसमें क्या होगा कि इसमें आपकी, मैं ये चेक करूंगी कि आप अनरिलेटेड ऑब्जेक्ट्स में भी, अगर मैंने आपको ये 2 क्लू दिए हैं, ये 2 ऑब्जेक्ट दिए और मैं आपको कहूंगी इनके ऊपर कुछ लिखो, ठीक है, इकट्ठा ही, तो आई विल चेक कि आप कैसे अनरिलेटेड ऑब्जेक्ट्स के बीच भी रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर पाते हैं, ठीक। और क्या कि कॉजेज, जैसे मैंने वो बारिश वाला एग्जाम्पल दिया आपको, वो साउंड वाला एग्जाम्पल, तो उसमें आपसे पूछा जा सकता है बताओ क्या कॉज हो सकता है, इस ये जो सीन है ये क्या हो सकता है, क्या कॉज है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं आगे, है ना। या फिर कुछ एकदम से ही ऑल टुगेदर कोई नई चीज़ अगर मैं आपसे पूछूं, मैं आपको कहूँ कि ये पेन है, ठीक है, सबको पता है ये लिखने के काम आता है, सब कुछ है, इसका कोई बिल्कुल अलग ही यूज़ मेरे को बताओ जो कि आज तक किसी ने भी ना यूज़ किया हो, ठीक है। बहुत सारे यूज़ हमारे घरों में बहुत डिफरेंट चीज़ों के बहुत होते हैं इंडियन होम्स में हर चीज़ के। सो अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल दोज काइंड ऑफ यूज़, इसका कोई ऐसा यूज़ बताओ जो आज तक किसी ने ना सोचा हो, ठीक है, यानी कि इसको किसी नए कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से देखो, किसी नई पिक्चर में देखो इसको कि मैं इसको और कहाँ फिट कर सकता हूँ, किस और चीज़ के लिए यूज़ कर सकती हूँ, ठीक है, ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग। तो ये चीज़ें आपकी क्रिएटिविटी के टेस्ट में चेक होंगी, ओके। सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या बनता है, इट चेक्स, या यानी कि क्रिएटिविटी टेस्ट चेक्स द एबिलिटी टू सी, वो डिपेंड करता है आपको टेस्ट किस प्रकार का मिला है ना। इट चेक्स, जहां पे भी इट एंड दे टाइप के वर्ड में यूज कर रही हूं वहां पे आप इनको रिप्लेस कर लेना इनके नामों से प्लीज। इट चेक्स द एबिलिटी टू सी what relationship between unrelated objects, ठीक है, relationship between unrelated objects या things कह दो, ठीक है, and ability to guess causes and consequences, ability to guess causes and consequences and put things in a new context. Put things in a new कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, यहां पे ये सब चीजें आपकी चेक होती हैं। अब इंटेलिजेंस टेस्ट में क्या चेक होता है, ये तो हम इतने बारी पढ़ चुके हैं। इसमें हमारी परफॉर्मेंस टेस्ट होती है, हमारी स्पीड चेक होती है, हमारी एक्यूरेसी चेक होती है, हमारी क्लियर थिंकिंग चेक होती है, राइट, हमारी परसेप्चुअल एबिलिटी चेक होती है, हम कैसे परसीव कर रहे हैं किसी इंफॉर्मेशन को, राइट। तो इसमें क्या आएगा, इट चेक्स व्हाट, लॉजिकल रीजनिंग, एक्यूरेसी, परसेप्चुअल थिंकिंग, परसेप्चुअल एबिलिटी
एंड क्लियर थिंकिंग। ओके, तो बेसिकली क्या चेक कर रहे हैं, ये इनके एट्रीब्यूट्स चेक कर रहे हैं, ठीक है। जो हमने सबसे पहला पॉइंट किया था, एट्रीब्यूट्स क्या थे, ये सब एट्रीब्यूट्स थे। तो इन्हीं एट्रीब्यूट्स को जो है हमारे टेस्ट चेक करते हैं। यहाँ पे एट्रीब्यूट्स थे न्यू, यूनिक आइडियाज, इमेजिनेशन, ओरिजिनलिटी, वो ही इन चीज़ों के थ्रू ये चेक करते हैं, ठीक है। सो दिस इज इट फॉर टुडेज टॉपिक। अच्छा, एक और चीज़ इसमें कि इसी प्रकार से जो है बहुत सारे टेस्ट जो हैं क्रिएटिविटी के बनाए गए हैं। जैसे हमने परफॉर्म इंटेलिजेंस टेस्ट के तो कुछ एग्जांपल्स हमने पढ़ लिए थे, है ना, लिस्ट पढ़ी थी पूरी की पूरी, कौन कौन से, रावेंस आरपीएम मैट्रिक्स पढ़ा था हमने, कोस ब्लॉक डायग्राम, बहुत डिफरेंट टाइप के हमने एग्जांपल्स किए थे, ठीक है। तो वैसे ही आपके जो क्रिएटिव टेस्ट हैं वो भी बहुत सारे साइंटिस्ट ने बनाए थे, जैसे गिलफर्ड ने बनाया था, टॉरेंस ने बनाया था, ठीक है। हालांकि उनकी डिटेल्स अवेलेबल नहीं है आपके सिलेबस में, तो हम भी नहीं करेंगे। थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स हैं जो 2-4 साइकोलॉजिस्ट के, साइंटिस्ट के, आप उनके नाम याद कर लेना, और जितना भी मेंशन है, तो दैट्स इट, नथिंग मोर देन दैट। एंड यस, इनके टेस्ट यूज़ करने से पहले ऐसा नहीं है कि कोई भी ये टेस्ट यूज़ कर सकता है, जो भी उन्होंने बनाए हैं उसके लिए आपको पूरा प्रॉपर ट्रेंड होना ज़रूरी है, ठीक है। आपके पास उसके उसको एडमिनिस्टर करने की पूरी ट्रेनिंग एंड कैसे उसको फिर इवेल्युएट करना है, ऑल दोज थिंग्स होना ज़रूरी है, दैट यू ऑल नो ऑल्सो, ठीक है। तो आई होप ये आपको पॉइंट क्लियर है, आई मीन ये टॉपिक आज का क्लियर है, ठीक है। तो पहले हमने पढ़ा क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस के बीच में रिलेशनशिप, और हमने पता लगा हमें कि क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस के बीच में जो रिलेशनशिप है वो पॉजिटिव है, लेकिन दे कोरिलेट टू सम एक्सटेंट, बट बियॉन्ड दैट देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी, ठीक है। उसके बाद हम आए इंटेलिजेंस टेस्ट एंड क्रिएटिविटी टेस्ट के ऊपर। तो क्रिएटिविटी टेस्ट में आप को स्टिमुलस दिए जाते हैं, जैसे कि वर्ड्स, टॉपिक्स, ठीक है। आप चाहें तो एक ये पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं इसके डिफरेंस में, अच्छा पॉइंट्स है कि क्रिएटिव टेस्ट में आपको स्टिमुलस प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे टॉपिक, वर्ड्स, साउंड, ऑल दिस थिंग्स। और इंटेलिजेंस टेस्ट में आपको टेस्ट प्रोवाइड किए जा सकते हैं, मे बी मल्टीपल चॉइस टेस्ट, जो भी हमने पढ़े थे ना, जैसे वो कैब टेस्ट पढ़ा था, एंड आपका जो एप्टीट्यूड टेस्ट रिलेटेड चीज़ें थी, तो उनके एग्जांपल्स आप लिख सकते हो, या फिर परफॉर्मेंस टेस्ट वो प्रोवाइड किए जाते हैं, इस टाइप का ऐसा एग्जांपल आप लिख सकते हो। यहाँ पे एक्टिविटीज़ दी जाती हैं, ये सब। ओके, अब एट्रीब्यूट्स क्या है हमारे क्रिएटिविटी के, कि हमारे आइडियाज़ न्यू होने चाहिए, यूनिक होने चाहिए, हमारे इमेजिनेशन होनी चाहिए, एंड ओरिजिनल होनी चाहिए चीज़ हमारी, ठीक है। और इसमें एट्रीब्यूट्स क्या है इंटेलिजेंस में, again your performance, logical reasoning, accuracy, clear thinking, right। और creative test हमारी divergent thinking को measure करता है, चेक करता है, ठीक है। इसमें भी ये कर देते हैं हाईलाइट, न्यू आइडियाज, इमेजिनेशन, ओरिजिनलिटी, इसमें लॉजिकल रीजनिंग, मेमोरी, एक्यूरेसी, क्लियर थिंकिंग, ठीक है। क्रिएटिव टेस्ट डाइवर्जेंट थिंकिंग को टेस्ट करता है, जिसमें कि आप मल्टीपल डायरेक्शंस में सोच सकते हैं, और इंटेलिजेंस आपकी कन्वर्जेंट थिंकिंग को चेक करता है, जिसमें कि आपकी फोकस्ड थिंकिंग होती है। क्रिएटिव टेस्ट आपके ओपन एंडेड होते हैं, ठीक है। वहां पे आप डिफरेंट आंसर सोच सकते हो किसी भी एक गिवन क्वेश्चन का। यहाँ पे नॉट ओपन एंडेड है ये, एंड यहाँ पे आपको राइट सॉल्यूशन देना है, ठीक है, ना कि डिफरेंट या अदर सॉल्यूशन टाइप चीज। यहाँ पे राइट एंड रॉन्ग का चीज है। उसके बाद क्या है, आपके पास यहाँ पे फ्रीडम है इमेजिनेशन को एक्सप्रेस करने की, एंड ओरिजिनल फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पे आपके पास बहुत लिटिल स्कोप होता है कि आप अपने स्पॉन्टेनिटी, ओरिजिनलिटी या इमेजिनेशन को एक्सप्रेस कर पाएं, ठीक है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे जो एबिलिटी होती है हमारी, जो चीज़ें चेक की जाती हैं क्रिएटिव टेस्ट में जनरली, वो ये चेक की जाती है कि रिलेशनशिप बिटवीन अनरिलेटेड थिंग्स, ठीक है। इसके मैं एग्जांपल यहाँ पे जो हमने डिस्कस किए थे थोड़े से हिंट के तौर पे लिख देती हूँ, ताकि जब आप रिवाइज करें तो आपको इसमें वो चीज़ याद आई कि मैंने क्या एग्जांपल दिया था, ठीक है। तो इसमें मैंने एग्जांपल दिया था आपको स्पेक्स, शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, एंड ईयरपॉड्स का, है ना।
उसके बाद एबिलिटी टू, जिसमें कि अनरिलेटेड चीज़ों में आपको रिलेशनशिप बताना है। एबिलिटी टू गेस कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज। कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज में मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था वो रेनी इंसिडेंट का, आप लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ। अच्छा, ऐसे लिखना नहीं है कहीं पे, ये मैंने सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है ताकि आपको याद आ जाए वो चीज़ पढ़ते टाइम, है ना। एंड देन पुट थिंग्स इनटू अ न्यू कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, न्यू कॉन्टेक्स्ट में मैंने आपको मार्कर का पूछा था कि इसको किस तरीके से किसी और सिचुएशन में रख के बताओ। ठीक है, तो ये इसके इन एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको याद आ जाएगा क्या क्या हमने एग्जाम्पल्स पढ़े थे। फिर उसके बाद है इट चेक्स आपका इंटेलिजेंस टेस्ट। वो क्या चेक करता है, वो अगेन लॉजिकल रीजनिंग, एक्यूरेसी, परसेप्चुअल एबिलिटी एंड क्लियर थिंकिंग को टेस्ट करता है। ओके, सो आई विल एडजस्ट द स्क्रीन अगर इसमें कुछ आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो। एंड दिस इज इट, फाइनली योर फर्स्ट चैप्टर इज ओवर। ओके, एंड इसमें कुछ भी अब शेष नहीं बचा है। तो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 विच इज़ अबाउट सेल्फ एंड पर्सनैलिटी, जो कि अगेन बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। कैसे आप अपने आप को समझते हैं, दूसरों को समझते हैं, ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स। एंड आई नो बहुत डिले हो रहा है इन वीडियोस में, अभी तक हुआ है, बट इन अपकमिंग डेज माई मोटिव इज़ लाइक आई विल ट्राई माई बेस्ट। आई विल स्टिल से दैट आई डोंट वॉन्ट टू कमिट, क्योंकि फ्यूचर किसी के हाथ में नहीं होता, किसी को नहीं पता कि अपकमिंग डेज कैसे होंगे मेरे। बट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू complete, to wind up the syllabus, complete syllabus of class 12th within this year. Okay, so but I am not committing, I am just saying I am trying my best. So आपको हो सकता है कि मल्टीपल वीडियोस देखने को मिले इन अ सिंगल डे, लेकिन मेरी कोशिश क्योंकि यही रहेगी कि मैं बहुत अंडरस्टैंडिंग वे में बनाऊं, तो उसके लिए थोड़ा टाइम लग जाता है। एंड वैसे भी बाकी बिजी स्केड्यूल होने की वजह से थोड़ा कम टाइम इस पे फोकस हो पाता है, तो दैट्स द रीज़न डिले हो जाता है चीज़ों में। बट आई एम पुटिंग इट ऑन अ वेरी फास्ट पेस नाउ। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं इस ईयर एंड तक आपका सिलेबस जैसे भी करके कंप्लीट करा दूं। आई होप कि हो जाए ये, जस्ट प्रे फॉर दैट। एंड यस, हो सकता है आने वाले दिनों में आप मल्टीपल वीडियोस आपको इन अ सिंगल डे देखने को मिले, तो वो चेक करते रहना। आई होप आपने बेल आइकन कर रखा होगा प्रेस फॉर गेटिंग न्यू नोटिफिकेशंस। सो दैट्स इट, आप कीप स्टडिंग एंड अच्छे से समझो। इन केस आपको कोई किसी चीज़ में डाउट है, कोई एग्जाम्पल नहीं समझ आ रहा है, कोई टॉपिक नहीं समझ आ रहा, तो यू कैन ऑलवेज पुट दैट इन कमेंट एंड आई कैन क्लैरिफाई इट फॉर यू। आई नो आपके एग्जाम्स आने वाले हैं एंड आई थिंक प्री बोर्ड्स वगैरह तो शायद हो भी चुके होंगे, इस टाइम तक हो जाते हैं स्कूल्स में, या आई डोंट नो कि दिसंबर में होंगे। आपके हर स्कूल का अपना अपना होता है, राइट। बट एज आई नो कि बोर्ड्स के एग्ज़ाम काफ़ी जल्दी आने वाले हैं। सो अच्छे से प्रिपरेशन करो। इन केस कोई ऐसा टॉपिक भी है जिसका कि मे बी आप अभी तक हमने नहीं कवर किया, आपको फिर भी उसमें कोई डाउट आ रहा है एंड ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स, तो आप यू आर ऑलवेज वेलकम टू पुट योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल क्लैरिफाई दैट फॉर यू। ओके, सो आई सी यू इन द नेक्स्ट क्लास with a fresh new chapter, self and personality. Till then, take care. Bye bye. Okay, it is a little bit not visible, so let me adjust the screen.